विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा एक हथियार है जिसके माध्यम से आप विश्व को बदल सकते हैं। चलिए, मैं हूँ राजू शर्मा सर और आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेस मोतिहारी में। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप सबों को ये बताया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह मैं दिया और बोला कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर सिद्ध होगा। ठीक उसी प्रकार से अभी मैं 10 सब्जेक्टिव मतलब विषयनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह मैं यहाँ लिख दिया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 1.1। मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ NCERT किताब से पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोग के एग्ज़ाम में NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी सारे बुक्स हैं, तो वे बुक्स आपके मदद के लिए ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए होता है, तो आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। लेकिन मैं जो भी यहाँ पे प्रश्न लिखा हूँ सभी के सभी प्रश्न NCERT के प्रश्नावली से लिए गए हैं। तो चलिए, प्रश्नावली 1.1 में एक सवाल है और ये सवाल लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का मसा ज्ञात कीजिए। एग्जाम में आता है और मैं आप लोग को तो बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इसका हल यहाँ पे बताऊंगा। पहला हल, सबसे पहले यहाँ आपको लिखना होगा कि माना कि A बराबर B बराबर। आप इस क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पे इसका हल है, ये भी देखिए। तो इसमें एक 135 है और दूसरा क्या है 225 है, तो आप किसको A मानेंगे? तो मैं पहले भी बताया था कि जो बड़ा होता है उसी को A माना जाता है। तो बड़ा हमारा ये है, तो यहाँ लिखेंगे A बराबर 225 और B हमारा छोटा है तो लिखेंगे 135। अब यहाँ पे कहता है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। याद आ रहा है आप लोग को? तो चलिए यहाँ पे A बराबर कितना है 225 और B बराबर कितना है 135। अब A बराबर तो मैंने लिख लिया, B बराबर भी लिख लिया। अब आप बताइए कि 225 के बराबर 135 होता है क्या? नहीं होता है। तो 135 में किस चीज़ से गुना करें और हम क्या जोड़ दें? यही ना मैं कंडीशन बताया था जब पढ़ा रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम तब। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे रफ कर सकते हैं कि 225 में 135 से भाग देना। 135 से कहीं 135, 0 12 में से 3 गया 9, 1 कट गया। यानी आप कितना से गुना करेंगे 1 से और क्या जोड़ देंगे 90। क्या यहाँ 0 आया? नहीं आया। तब तक 0 नहीं आएगा जब तक हम करते जाएंगे। देखिए अब हमको मतलब इससे रहेगा और इससे रहेगा। फिर लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना फिर प्लस, यानी 135 हमको लाना है तो 90 में कितना से गुना करके क्या जोड़े? तो जस्ट उसी तरीके से 90 का यहाँ 90 5, यानी 1 से गुना कर करके और किसको जोड़े 45 को। 1 से गुना करके 45 को जोड़ दे। क्या यहाँ 0 आया? नहीं। फिर करेंगे तो मतलब हमको इससे है और मतलब इससे है। तो 90 बराबर 45। अब 45 में आप कितना से गुना करके क्या जोड़ेंगे? तो 45 में 2 से गुना कर देंगे तो 45 गुना
90 और यहाँ भी 90 है, तो क्या जोड़ेंगे? 0। जब यहाँ 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि शेषफल मतलब r बराबर 0, इसलिए मौसा बराबर, तो शुरुआती में कौन है? 45, तो मौसा बराबर 45, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। तो ये सवाल कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो चलिए अब दूसरे हल पे चलिए। यह 1 नंबर सवाल था, ये 2 नंबर है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि 6q + 1, यहाँ भी 6q। तो याद कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता था? a बराबर bq + r। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, q के जगह पे तो q है, लेकिन b के जगह पे क्या है? 6 है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 6, तो r बराबर क्या होगा? याद कीजिए आप लोग, मैं लिखा था कि a बराबर bq + r, जहां r जो है या तो 0 के बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है। तो r क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। और कंडीशन क्या था कि b से हमेशा क्या होता है? छोटा, हमेशा छोटा होता है। तो b कितना है आपका? 6। तो 6 से छोटा हमारा क्या होगा? 5। 6 तक नहीं लिख सकते हैं, हमेशा r b से छोटा होता है। ये समझ में आ गया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? a बराबर bq + r। तो सबसे पहले r 0 ले लीजिए, तो यहाँ r बराबर 0। तो चलिए, कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो a के जगह पे a ही रहेगा बराबर, इस b के जगह पे क्या रखेंगे? 6। q है तो q ही रखेंगे, प्लस r के जगह पे r यहाँ क्या मान रखें आप? 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? 6q, क्योंकि 6q में जब 0 जोड़ेंगे तो 6q ही होगा। इसी तरीके से r बराबर, अब 0 रख लिए थे, अब 1 रखेंगे, तो क्या होगा? 6q + 1। अब यहाँ 1 का रूप और 6q का रूप दोनों एक जैसा नहीं है, इसीलिए ये दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं, तो हम 6q + 1 ही लिखेंगे। इसी प्रकार से 6q + 2, r बराबर 3 रखिए, 6q + 3। समझ में तो आ रहा होगा आप सबों को, अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए, a बराबर 6q + 5। अब यहाँ सवाल कहता है कि दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, एक सम होगा एक विषम होगा। अगर ये विषम ना पूछता, सम पूछता, तो यहाँ पे चेंज रहता, लेकिन यहाँ विषम पूछा है, तो हम विषम के बारे में पहले सोच लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि अब ये 6q सम संख्या है, 6q + 2 सम संख्या है, 6q + 4 सम संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 6q + 2, 6q + 4 सम संख्याएं हैं, इसलिए
इसलिए बच कौन गया, ई वाला, इसलिए 6q प्लस 1 या बच गया ई, 6q प्लस 3 या बच गया लास्ट वाला 6q प्लस 5, ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यही करना था आपको, ये आपका आंसर हुआ। एक बार और देख लीजिए, कहता है क्या कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या चाहिए आपको, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। यहाँ आया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अब हो सकता है कि कहेंगे क्या हम 6q को भी तो विषम मान सकते हैं, तो नहीं, 6 हमारा एक सम संख्या है और सम संख्या के साथ कोई सम संख्या को जोड़ा जाता है तो हमेशा सम संख्या आता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 1, 3, 5 विषम संख्या हो जाएगा, 0, 2, 4 हमारा सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पे, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का लसा और मसा ज्ञात करना। मैं सब कुछ पढ़ाया हूँ आप लोगों को, लेकिन हमने वादा किया था कि 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबों के लिए मैं बोर्ड पे लिखूंगा और उसका हल करूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो बने रहिएगा। जरा वाइप कर दे हम। चलिए अब यहाँ पे 3 नंबर सवाल, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12। उसी तरीके से 15 का लिखेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 पचे 15। उसी तरीके से क्या, 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 सत्ते 21। हमको यहाँ निकालना है लसा और मसा, तो यहाँ लिखेंगे लसा। किसका लसा, 12, 15, 21 का। तो आप जानते हैं कि लसा में जो यहाँ पे 3 हमारा अंक था, 3 संख्या था, तो लसा निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन है उसको तो हम लिख ही लेते हैं, जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे में यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो इन सबों में 3 क्या है, कॉमन है, तो हम 3 तो लिख ही लेंगे, और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख लेंगे। जैसे में 2 दूना 4 कॉमन नहीं है, यहाँ 5 है कॉमन नहीं है, 7 है कॉमन नहीं है। अब इसको हल कर लेंगे, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 60 सत्ते 420। हमारा लसा कितना हुआ, 420। अब हमें मसा निकालना है, मसा किसका, तो इसी का 12, 15, 21। तो आप जानते हैं कि मसा निकालने के लिए जो जितने भी आप संख्या के बीच मसा निकाल रहे हैं, जितने भी संख्या के बीच जो सबों में कॉमन हो, तो कॉमन इसमें क्या है, 3 है, तो मसा बराबर 3, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, 4 नंबर। कहता है कि HCF 306 और 657 का दिया हुआ है 9, तो बताइए ना लसा कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे 4 नंबर भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या निकालना है आपको, लसा। हम जानते हैं कि लसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा क्या लिखते हैं, मसा। आप जानते हैं कि नहीं जानते, तो चलिए 2 संख्या क्या है, 306 गुना 657, अब बटा मसा क्या दिया है, 9। अब इस 9 से काट देते हैं, 9 तिरका 27, 30 में से 27 निकल गया तो 3 बचा, 3 पर 6 36, 9 चौका 36।
यानी आपका जवाब आया 34 गुना 657। गुना कर लीजिए। 7 चौका 28, हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24 और 2 26, 7 तिरका 21, 5 तिहाई 15, 2 17 और 6 तिरका 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2 22 33 8। हमारा जवाब क्या होगा? 22 33 8। यही हमारा लसा हुआ, ये हमारा आंसर। समझ में आ गया? चलिए अभी एक क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। कहता है क्या कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसको, कितने नंबर है? 5। यहां लिखेंगे कि चूंकि कोई भी संख्या यदि अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होती है। अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं 10 बराबर 2 गुना 5, यानी 2 तथा 5 से भी विभाजित होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई भी संख्या 0 अंक पे समाप्त होगा तो वो 10 से भाग तो लगे जाएगा, और 10 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 और 5 होता है। इसका मतलब है कि जो 0 अंक पे समाप्त होगा वो 2 के भी पहाड़ा में आता होगा और 5 के भी पहाड़ा में भी आता होगा। लेकिन यहां पे आपका जवाब क्या है? 6 का पावर n। तो यहां लिखेंगे लेकिन 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर, सबसे पहले n थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, क्या है? 6। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं और इसका पावर n लिख सकते हैं। अब बताइए इस 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 है और 3 है। 5 आ रहा है क्या कहीं से? नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 6 का पावर n 5 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। और यही हमारा क्या रहा? आंसर। एक यहाँ पे मैं आपको दूसरा विधि बता दूं। दूसरा विधि देखिए, यहाँ पे आप मान लीजिए, माना कि n बराबर, n का मतलब प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो मान लीजिए यहाँ अब कहता है कि 6 का पावर n, तो 6 है तो 6 n के जगह पे पहले 1 रख लीजिए, तो 6 का पावर 1 करेंगे तो क्या होगा? 6। चलिए 6 के पावर n, अब यहाँ n के जगह पे हम 2 रख लेते हैं, 6 का पावर 2, यानी 6 गुना 6 6 छक 36। 6 का पावर 3 रख लेते हैं, तो 6 का पावर 3 करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6 6 छक 36 छक 216। आप बताइए कि इसी तरीके से n का पावर अगर 1 2 3 4 कुछ भी बढ़ता रहे तो लास्ट में जरा देखिए तो 0 आ रहा है क्या? आ रहा है 0? नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 6 के पावर n में n का मान रखने पर हमेशा अंत
में केवल 6 ही आ रहा है, अतः 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये भी आपका क्या है आंसर। अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से बनाता है वो भी सही है, ऐसे बनाता है तो वो भी सही है। और भी कोई विधि हो तो उस विधि से भी अगर बनाते हैं और आपको लगता है कि ये सही है और आपके कोई भी गुरुजन बताए हैं कि ये सही है तो वो भी सही है। चलिए, ये रहा। व्याख्या कीजिए कि ये आपका 6 नंबर सवाल है। व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो मैं आप सबों को बताया था कि भाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसका गुणनखंड एक और खुद के अलावा और भी हो, वो हमारा भाज्य संख्या है। तो देखते हैं कि क्या ऐसा है कि नहीं है, फिर आगे चर्चा करते हैं। 6 नंबर, चलिए, यह लिखा हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 11 सते 77 गुना 13 प्लस 13, 13 सते 91 के एक हाथ 9, 13 सते 91 और 9 100 प्लस 13। जब इनको जोड़ेंगे तो 1014 होगा। अब यहाँ पे 1014 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ 2 पचे 10, 2 सते 14, 3 कहिया 3, 3 छक 18 और 3 नवा 27, 13 13, यानी 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। अब देखिए कि 10 100 14 2 के पहाड़ा में भी है, 3 के पहाड़ा में भी है, 13 के भी पहाड़ा में भी है, 3 दूना 6 के पहाड़ा में भी है, 13 दूना 26 के भी पहाड़ा में भी है, 13 तिया 39 के भी पहाड़ा में है। यानी 10 100 14 1014 जो है एक और खुद के अलावा और भी पहाड़ा में भी है। इसलिए क्या लिखेंगे, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब हम चलते हैं, इस पे चलते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो चलिए, 7 छक 42, 5 चौका 20, 3 दूना 6 एकैया 6 प्लस 5, 42 दूना 84, 1 0 है तो 1 0 गुना 6 प्लस 5। पहले 0 बार में देखते हैं। 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 8 छक 48 और 2 50, 1 0 है तो 1 0 और ये 5 है तो 5 और ये 50 45 हो गया। अब यहाँ पे 50 45 को तोड़ लेते हैं 5 से, 5 दाई के 50 और 5 नवा 45, तो इतना आया ना जी। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 5 गुना 1009। अब बताइए 50 45 यानी 5045 5 के भी पहाड़ा में भी आता है और 1009 के भी पहाड़ा में भी आता है, तो ये भी क्या होगा। इसलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ये तो आपने लिख लिया, लेकिन यहाँ सवाल पूछा है क्यों है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 तथा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 का अभाज्य गुणनखंड
2 से अधिक है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रश्नावली हम लोग 1.3 में पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ कहता है क्या कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कितने नंबर सवाल है ये? 7 नंबर। और देखिए 7 के जैसा ही 8 है और 8 के जैसा ही 9 है, तो 8 9 सेम इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो हम 7 नंबर पहले बता दें। यहाँ लिखेंगे माना कि क्या सिद्ध करना है? √5। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा परिमेय संख्या बराबर p/q। तो यहाँ देखेंगे लिखेंगे तो परिमेय संख्या अब क्या मान रखे हैं? √5 को। परिमेय संख्या √5 को मान रखे हैं, तो परिमेय संख्या के जगह पे √5 बराबर p/q। ऐसे सवाल को दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर और यहाँ पे p/q का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा और p का करेंगे तो p²/q²। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 5q² इधर बराबर p²। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि p² बराबर 5q²। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि लिखेंगे p² का अभाज्य गुणनखंड 5 तथा q² है, लेकिन यह विचार मेरे मन के विरोधाभास है। यहाँ लिख देते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा क्या हुआ? सिद्ध हुआ। और ऐसे सवाल को हम आप लोग को बता दिए थे कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है। उस वीडियो में आप लोग जा कर के देखेंगे, समझेंगे। ऐसे भी समझ में आ ही गया होगा। और जिस तरीके से √5 को आप लोग डील किए हैं, बनाए हैं, उसी तरीके से √3 को भी कंप्लीट करेंगे। और उसी तरीके से आप 4+√3 को भी करेंगे। एक बार देख लीजिए 4+√3 को हम यहाँ बता दे रहे हैं। 4+√3 यहाँ लिखेंगे माना कि 4+√3 एक परिमेय संख्या है तथा परिमेय संख्या बराबर p/q। तो 4+√3 बराबर p/q लिख सकते हैं। √3 को इधर रहने दीजिए, यहाँ पे p/q। 4 इधर प्लस में है, उधर चलेंगे तो माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि p/q - 4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए p/q तो परिमेय संख्या को कहा जाता है, 4 भी हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग परिमेय संख्या ही होता है। तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो जब इसके बराबर यह है और यह परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह विचार मेरे मन के विपरीत है, इसलिए अतः
अतः 4 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हम बताए थे कि नहीं बताए थे? और इस तरीके से हमारा सिद्ध हुआ। चलिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब लास्ट बच गया 10 नंबर सवाल। ठीक है, तो चलिए, यहां कहता है क्या 10 नंबर सवाल कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो मैं आप लोगों को तो बताया ही था, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है क्या है 13/31/25। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का रूप क्या है 3125। तो हमको इसको तोड़ना है, तो लिखेंगे 3125 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कर लेते हैं यहाँ पे 3125, 5 36, 5 दूना 10, 50 25, 5 कहिया 5, 5 दूना 10, 50 25, 5 दूना 10, 50 25 और 50 25, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 5 कितने बार आया? 5 बार। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि Q का रूप 5 के पावर n का है, इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यही हमारा क्या हुआ आंसर। तो बिना भाग दिए हुए ऐसे बताना है, तो केवल हम Q को देखते हैं, और जो कटने वाला होता है काटते हैं, नहीं कटने वाला होता है तो केवल Q को देखते हैं। तो चलिए, ये रहा 10 महत्वपूर्ण विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह। आज आप लोगों के सामने वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते थे, पूरी तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक समझाते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। इतना करने के बाद अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग नीचे लिखें, मैं उसका हल कर करके वीडियो कर करके आप सबों के पास पहुंचाने का मैं वादा करता हूं। और हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता रहे इसी तरीके से, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त साथी वो लोग भी पढ़ाई को पूरा कर सके। जय हिंद।